हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स जिसमें हम पहुंच चुके थे क्लास 8 की पॉलिटी की बुक। इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। उसके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, शायद आपको शादी की उम्र सीमा का या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने और कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? ये कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी हो जाता है? नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ये एक चित्र दिया गया है जो एक आंदोलन का। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और अपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत में 10 साल की सजा सुनाई है। वो इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी को ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए क्योंकि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? एक सीधे साधे कानून का उल्लंघन का मामला है जैसे कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों का समान रूप से लागू होते हैं। कानून में कानून से ऊपर कोई नहीं व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर ये एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्रों में अपने हिसाब से लागू किया करते थे, करने को आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का ये प्रचलन खत्म होता लगा। बहुत सारे लोग मानते थे कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। इस एक कारण तो ये है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन का पर आधारित है। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास के में भारतीय राष्ट्रविदों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की एक मिसाल है। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाने बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में
10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने वाले रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड से कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जुलसहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। किन्होंने संघर्ष? भारतीय राष्ट्रविद अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उनकी आलोचना करते थे। इनकी अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा की भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन में विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह के अपना योगदान दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के लिए बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून में के मुताबिक बेटे बेटियां अपनी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचे और एक नया कानून जरूरी है क्या, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं और इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरतों को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच जाता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक मकान में रहती हैं और या रह चुकी हैं। ये एक चित्रपट पट कथा है जिसमें ये औरत है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। दूसरी महिला, महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार को सबके लिए
अच्छी हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो इस हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं और इसे इस सफर की एक कड़ी की याद है। एक कड़ी याद है। यह है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास। फिर है अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मेरे अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें यह दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आपत्ति सुनी है। हमने देखा है कि महिला मारपीट से बचाव चाहती हैं और वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकील कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों ने के संगठन लॉयंस क्लब ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन शोषण और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून की तहत रखा जाना चाहिए। इसे कानून साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई। इसमें है महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून बनाना चाहती है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश किया गया और लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोजन ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इस सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों संसदों को मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। फिर है अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। ये नया कानून ये नया कानून क्या है? यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा के निजात मिलेगी।
ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने वाले महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिला अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उसे सचमुच लागू किया जाए। इस सब तरफ हमें सब तरफ नजर रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। ये है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालात में से उभरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं और इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। ये इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री, बराबरी के रिश्ते में हिंसा से मुक्त। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने के लिए कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के आधार पर दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती हैं। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्टरों, अखबारों और संपादकीय रेडियो प्रसारण में आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इस सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब हम एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे ये नियत सही नहीं है। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि अलग कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून का दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिकीय कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें से कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन इस हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत एवं कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो इस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण ले में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे संशोधित कर सकती है और या उसे रद्द कर सकती है। जैसा कि आपने कानूनों के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय विद्युत खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे गए अपने मनमाने और दमकारी कानून का विरोध वह उसकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोगों और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 में की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा फोकस नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में
अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था और रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों का श्वेत नागरिकों और अफ्रीका अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल या धर्म या राष्ट्र के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस से यात्रा करती हुई दिखाई दे रही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य समाचार और संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमें सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी उतने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की आगे की कहानी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।